अटलांटिक ओशन के ऊपर 35,000 फीट की हाइट पर एक एयरप्लेन के कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे। प्लेन सीधा समुंदर की तरफ गिर रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह कि पायलट्स को लग रहा था कि वो प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ तक बात पहुंची कैसे। इसको समझने के लिए हमें कुछ वक्त में पीछे जाना होगा। तो ये बात है 1 जून 2009 की रात के 2:10। प्लेन में बैठे हैं 228 लोग। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और फिर अचानक कॉकपिट में एक बीप होने लगती है। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है। पायलट कंट्रोल संभालने लगते हैं और प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगले कुछ मिनट्स में सिचुएशन इतनी रैपिडली बिगड़ती है कि पायलट्स को खुद समझ नहीं आ रही होती कि आखिर हो क्या रहा है। प्लेन तकरीबन 10,000 फीट पर मिनट से ज़्यादा की स्पीड से नीचे गिर रहा होता है, यानी हर सेकंड ज़मीन और करीब आ रही थी। कॉकपिट में पायलट्स अपने इंस्ट्रूमेंट बार बार देख रहे होते हैं। स्पीड नॉर्मल दिख रही होती है, लेकिन फिर भी किसी वजह से प्लेन नीचे गिर रहा होता है और कॉकपिट में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा होता है। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 4 मिनट्स में। यही वो 4 मिनट्स थे जिन्होंने एविएशन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्रैश क्रिएट किया। और हैरानी की बात यह कि सब कुछ एक ऐसे एयरक्राफ्ट में हो रहा था जो लॉजिकली कभी फेल हो ही नहीं सकता था। एयर फ्रांस 447 ये कोई आम प्लेन नहीं था। ये एक मॉडर्न पैसेंजर प्लेन था जो कि यूरोपियन एयरबस कंपनी ने बनाया था। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर पायलट कोई गलती भी कर दे तो सिस्टम फिर भी उसे बचा लेगा। यानी लॉजिकली इस प्लेन का क्रैश होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा प्लेन में मल्टीपल बैकअप कंप्यूटर्स भी थे जो कि फ़्लाइट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते थे। यानी अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरा सिस्टम उसे फ़ौरन रिप्लेस कर लेगा। और अगर कोई डेंजरस सिचुएशन भी आए तो नॉर्मली यही ऑटो पायलट सिस्टम पायलट्स को वार्निंग तक दे देते हैं। इसलिए एविएशन इंडस्ट्री में एयरबस को हमेशा बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन उस रात सिस्टम खुद कंफ्यूज हो गया और उसे खुद समझ नहीं आई। 31 मई 2009 रात के 7:29 पर यह फ्लाइट ब्राज़ील से पेरिस के लिए टेक ऑफ करती है। यूजुअली ये फ्लाइट 10 से 11 घंटे की होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर इंटरनेशनल रूट है। प्लेन में बैठे हैं 200 से ज़्यादा पैसेंजर और एक्सपीरियंस क्रू मेंबर। कॉकपिट में 3 एक्सपीरियंस पायलट्स भी थे, जिनमें से एक कैप्टन का एक्सपीरियंस तो 11,000 घंटों से ज़्यादा का था। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद रात के 8 बजे प्लेन जब 35,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है तो कैबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। एयर होस्टेस भी अपने अपने काम ख़त्म करके रेस्ट मोड पर जा रही थी। कॉकपिट में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। प्लेन ऑटो पायलट पर फ्लाई कर रहा था। पायलट्स ने अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स मॉनिटर करने थे। 6 घंटे 45 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल गुजरता गया। फिर पहली खतरे की घंटी बजती है रात को 2:10 पर। अटलांटिक के बीच में एक डेंजरस वेदर जोन होता है जहां स्टॉर्म्स और आइसिंग एक नॉर्मल बात है। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। यानी अगर यहाँ पानी हो तो वो फौरन बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स असल में प्लेन के लिए ख़तरनाक होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि प्लेन के लिए सिचुएशन कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है। पायलट्स नॉर्मली रडार की मदद से ऐसे रूट को अवॉइड करते हैं। उस रात भी पायलट ने स्टॉर्म क्लाउड्स को अवॉइड किया होगा। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसी प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन उस रात एक छोटा सा ग्लिच आहिस्ता आहिस्ता चेन रिएक्शन में बदल जाता है और फिर सिर्फ कुछ ही देर बाद कॉकपिट में पहली वार्निंग अलार्म का शक्ल इख्तियार करती है। ये एविएशन की सबसे सीरियस वार्निंग में से एक होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि उस वक्त कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वार्निंग आ क्यों रही है। अब इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि आगे चलकर यही वार्निंग इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। 2:10 पर एयरक्राफ्ट क्लाउड्स के एरिया में एंटर होता है। हाई एल्टीट्यूड आइसिंग की वजह से प्लेन के पायलट ट्यूब्स टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाते हैं। एयरक्राफ्ट में कुछ सेंसर्स होते हैं जिनको पायलट ट्यूब्स कहा जाता है। इनका काम होता है कि प्लेन की एयर स्पीड को मेजर करना, यानी प्लेन हवा में असल में जा कितनी स्पीड में रहा है, यही इन पायलट ट्यूब्स का काम होता है। जब स्पीड सेंसर्स रिलायबल डाटा देना बंद कर देते हैं
तो एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस फ्लाइट में भी यही हुआ। ऑटो पायलट का डिस्कनेक्ट होना खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होती है इसके बाद जो डिसीजन ले गए। इस केस में प्लेन मैनुअल कंट्रोल में आ चुका था, मतलब पायलट्स को अब एयरक्राफ्ट खुद कंट्रोल करना था। यहाँ तक सारी सिचुएशन मैनेजेबल भी थी, लेकिन अब के बाद एक ऐसी चीज़ होने वाली थी जिससे कॉकपिट में कन्फ्यूजन पैदा हो गई। उस वक्त कॉकपिट में 2 को पायलट्स थे। कैप्टन उस वक्त रेस्ट के लिए कॉकपिट से बाहर गए हुए थे। ऐसी लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होते ही सिचुएशन इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। कॉकपिट में मौजूद इस वक्त जो पायलट्स होते हैं वो कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ पुल करते हैं, यानी प्लेन का नोज ऊपर चला जाता है। आप में से जो लोग एविएशन से नहीं है उन्हें डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि अगर प्लेन अनस्टेबल है तो उसकी नोज को ऊपर ले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे आमतौर पर करता है। जैसे ही नोज ऊपर की तरफ गई, प्लेन की स्पीड और ज़्यादा कम होने लगी और बिना रियलाइज़ किए एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगा। नॉर्मली स्टॉल का मतलब होता है कि पायलट फौरन प्लेन का नोज वापस नीचे करे ताकि स्पीड वापस आए और फिर प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया जाए। लेकिन यहाँ चीज़ें इतनी स्टेबल नहीं थी। कॉकपिट की डिफरेंट स्क्रीन्स पर डिफरेंट एयर स्पीड शो हो रही थी, किसी पर कुछ और, किसी पर कुछ और यहीं पर सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। पायलट्स के लिए सबसे बेसिक सवाल ही क्लियर नहीं था कि प्लेन असल में फास्ट जा रहा है या फिर स्लो। और इसी सिचुएशन में एक क्रिटिकल गलती रिपीट होती है, प्लेन का नोज ऊपर ही रखा जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो प्लेन को कंट्रोल में ला रहे हैं, लेकिन असल में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। इस टाइम पर 2 चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक तरफ कॉकपिट में पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल दी गई, ना एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट किया गया। यहाँ तक कि पैसेंजर्स और क्रू को भी फाइनल वार्निंग नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कॉकपिट के अंदर पिक्चर ही क्लियर नहीं थी। और इसके पैरेलल में एक और चीज़ चल रही थी। प्लेन का कंप्यूटर टेक्निकल टीम को 24 वार्निंग सेंड कर रहा था, एक के बाद एक सिग्नल, ऑटो पायलट का डिस्कनेक्ट होना, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का एबनॉर्मल डाटा भेजना और स्पीड सेंसर्स का ख़राब होना। यानी प्लेन खुद बता रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ज़मीन पर किसी ने भी इन वार्निंग्स को उस वक्त सीरियसली नहीं लिया। और फिर ये एयरक्राफ्ट 35,000 फीट की हाइट से सीधा अटलांटिक ओशन के अंदर गिर जाता है। और इस प्लेन में बैठे 228 लोग सिर्फ 4 मिनट्स के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2:14 के बाद प्लेन से आने वाले तमाम ऑटोमेटिक मैसेजेस भी अचानक बंद हो जाते हैं। और जब ग्राउंड कंट्रोल को भी कुछ देर में रियलाइज़ हुआ कि 447 अचानक रडार से गायब हो गया और उनकी तरफ से कोई इमरजेंसी मैसेजेस भी नहीं रिसीव हुए, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जब लंबे वक्त तक कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तब अथॉरिटीज़ ने वर्स्ट केस सिनेरियोस कंसिडर करना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है एक मैसिव सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन क्रैश के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। अटलांटिक ओशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कुछ जगह तो 4000 मीटर से भी ज़्यादा गहरी हो सकती है। सर्च ऑपरेशन ने ना सिर्फ पानी के ऊपर ढूंढना था बल्कि पानी के नीचे भी ढूंढना था। खैर, कुछ दिनों बाद समुंदर की सतह से कुछ तो मलबा मिलता है जिसके अंदर लाइफ जैकेट्स, कुछ पर्सनल आइटम्स और कुछ डेड बॉडीज होती हैं, लेकिन कोई ब्लैक बॉक्सेस नहीं मिलते जिससे कोई क्लू मिल सके कि आखिर फ्लाइट 447 के साथ हुआ क्या। इसी कंफ्यूजन के दरमियान में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सर्कुलेट होने लगती हैं। किसी ने कहा कि प्लेन पर बिजली गिरी होगी जो सिस्टम को डैमेज कर सकती है। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे बड़े पैसेंजर्स प्लेन में लाइटिंग टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। फिर एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है कि शायद प्लेन के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग लग गई हो, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स इससे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से इस बात का भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो ये तक सोचा कि शायद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया होगा या फिर किसी ने जानबूझकर डैमेज किया होगा, लेकिन इस थ्योरी का भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। लोग हैरान थे कि इतना मॉडर्न एयरक्राफ्ट और इतने एक्सपीरियंस पायलट और फिर भी प्लेन ऐसे कैसे क्रैश हो सकता है। मीडिया ने भी स्पेकुलेशन को काफी ज्यादा हाईलाइट किया और देखते देखते फ्लाइट 447 एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गई। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है 4 अक्टूबर 2009 में। एयर फ्रांस पायलट्स यूनियन ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा कि एक क्रैश अवॉइड हो सकता था अगर पायलट प्रॉप्स टाइम पर रिप्लेस किए जाते। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब कोई ऑथेंटिक एविडेंस ही नहीं मिला तो आखिर कैसे पायलट ट्यूब्स को प्राइमरी रीजन कह दिया गया।
तो इसका जवाब असल में मिलता है प्रीवियस इंसिडेंट और हिस्ट्री में। क्रैश से पहले भी एयरबस 330 और A340 एयरक्राफ्ट में कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड हुई थी, जहां पायलट ट्यूब्स पायलट्स को गलत रीडिंग दे रहे थे। सिर्फ 2008 से 2009 के दरमियान में ऐसे 9 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहां प्लेन के सेंसर्स पायलट्स को गलत डाटा बता रहे थे। फिर दिसंबर 2009 में फ्रेंच एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि पायलट ट्यूब्स एक मेजर रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता जब तक असल में ब्लैक बॉक्सेस नहीं मिलते, क्योंकि प्लेन के अंदर आखिरी 4 मिनट में असल में क्या हुआ था ये बात सिर्फ ब्लैक बॉक्सेस बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन और सर्च चलती रही उन ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने के लिए। पहले 2009 गुजरा, फिर 2010 गुजरा, फिर 2011 में तकरीबन क्रैश के 2 साल बाद डीप सी सर्च के दौरान फाइनली इस एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस रिकवर हुए। अब ये ब्लैक बॉक्सेस ही वो विटनेस थे जहां से पता चल सकता था कि प्लेन के आखिरी 4 मिनट्स में हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्सेस को सिंपल वर्ड्स में समझो कि ब्लैक बॉक्सेस बेसिकली 2 छोटे डिवाइसेस होती हैं जो प्लेन में लगाई जाती हैं कि क्रैश होने पर वहां से कुछ डाटा लिया जा सके। ये प्लेन के लास्ट मोमेंट तक को रिकॉर्ड करती हैं। इनमें होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड और सेंसर की रीडिंग रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये पायलट की बातें, कॉकपिट के अलार्म और एनवायरनमेंट रिकॉर्ड करता है। अब पहली बार इन्वेस्टिगेटर्स के पास एग्जैक्ट डाटा था कि कॉकपिट में आखिर चल क्या रहा था और प्लेन के सिस्टम कैसे बिहेव कर रहे थे। तो अब उन्होंने इस डाटा की बेस पे जो रिकॉर्ड किया वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पायलट ट्यूब्स जो प्लेन की स्पीड मेजर करते हैं वो स्ट्राथ आइसिंग की वजह से कम्प्लीटली ब्लॉक हो गए थे। अब यहाँ एक चीज़ समझो कि नॉर्मली एयरक्राफ्ट का पायलट ट्यूब में एक हीटिंग सिस्टम होता है जो कि आइस को जमने नहीं देता, और अगर जम भी जाए तो वो कुछ ही सेकंड में मेल्ट हो जाती है। लेकिन उस रात ये आइसिंग एक्सपेक्टेड से ज़्यादा देर तक रही और इस वजह से पायलट ट्यूब्स ने हवा की स्पीड सही मेजर नहीं की। सोचो जैसे आपकी कार का स्पीडोमीटर अचानक गलत रीडिंग देना शुरू कर दे और आपको पता ही ना हो कि आप फास्ट जा रहे हो या स्लो। और यही हुआ फ्लाइट 447 के साथ। और जैसे स्पीड रीडिंग अनरिलायबल हुई, डाटा भी अनरिलायबल हो जाता है। और ये सिर्फ एक सेंसर फेलियर नहीं था, ये एक सीक्वेंस था। सबसे पहले सेंसर फेल हुआ, फिर सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ, डाटा कंफ्यूज हुआ, पायलट्स ने गलत रिएक्शन दिया और फिर ये गलती बार बार रिपीट होती रही जब तक ये सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल से बाहर नहीं हो गई। ये सब फैक्ट्स एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुए जो फ्रेंच एविएशन अथॉरिटी ने 2012 में पब्लिश की। इस ट्रेजेडी के बाद विक्टिम्स की फैमिली ने एयरलाइन और उस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ एक लीगल फाइल केस किया। उनका सिंपल सवाल था कि आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन जजेस ने कहा कि क्रैश मल्टीपल फैक्टर की वजह से हुआ है और एयरबस और एयर फ्रांस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए इनफ एविडेंस नहीं है और इस वजह से केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन फैमिलीज़ ने हार नहीं मानी, दोबारा केस रीओपन करवाया गया और इस दफ़ा एयरबस और एयर फ्रांस पर मैन स्लॉटर चार्जेस लगाए गए। और फिर फाइनली 2023 में क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन आया। कंपनीज पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे, लेकिन कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया कि ट्रेनिंग और सिस्टम डिज़ाइन में इश्यूज थे। एयरबस ने 4 एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस किए, पायलट ट्यूब्स रिप्लेस नहीं किए, ऑपरेटर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और एयर फ्रांस ने 1 एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस किया कि पायलट्स के वार्निंग को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया गया। ये लीगल बैटल इस वक्त भी चल रहा है। सितंबर 2025 में पेरिस कोर्ट ऑफ अपील में केस दोबारा सुना जा रहा है, जहां पायलट ट्यूब, सेंसर प्रॉब्लम और पायलट ट्रेनिंग को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसी को देखते हुए एविएशन वर्ल्ड में सेफ्टी को आज इम्प्रूव किया गया। एयरबस A330 और A340 में ओल्ड पायलट ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया है और BEA ने पायलट ट्रेनिंग अपडेट की रिकमेंडेशन भी दी है। स्टॉल रिकवरी, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग ट्रेनिंग और कॉकपिट कम्युनिकेशन पर फोकस किया गया। आज एविएशन इंडस्ट्री में जो इम्प्रूव पायलट ट्रेनिंग है और जो बेटर सेंसर और एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, उनमें से बहुत सी चेंजेस एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की ट्रेजेडी के बाद ही इम्प्लीमेंट किए गए थे।